बिल्कुल। और आज हम रिएक्ट की दुनिया में हैं और एक खास एपीआई को समझने वाले हैं, प्रीलोड। हाँ, देखेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करता है और वेब एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस उसे बेहतर बनाने में इसका क्या रोल हो सकता है। और हमारी इस पूरी चर्चा का आधार है रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो मिशन ये है कि प्रीलोड के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझें गहराई से, इसके यूज केसेस देखें और जानें कि डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस में परफॉर्मेंस सुधारने के लिए इसे कैसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि ये ब्राउज़र को रिसोर्सेज लोड करने में कैसे मदद करता है, जैसे स्टाइल शीट्स, फॉन्ट्स, स्क्रिप्ट्स, मतलब ज़रूरत पड़ने से पहले ही। और इसका यूज़र एक्सपीरियंस पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस की ये बारीकियां समझना आजकल वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी हो गया है। सही बात है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये प्रीलोड फंक्शन ये आखिर है क्या? डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है ईगरली फेच करता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी का एक फंक्शन है और इसका मेन काम है ब्राउज़र को एक तरह का, कह सकते हैं, हिंट देना, एक संकेत देना। ये ब्राउज़र को बताता है कि देखो एक खास रिसोर्स है, मान लो कोई स्टाइल शीट या फॉन्ट फाइल या कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, इसे जल्दी डाउनलोड करना शुरू कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन को आगे चलकर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लो कोई बड़ी दावत है, तो आप पहले से सब्जियां काट कर रख लेते हैं कि मेहमान आए तो खाना जल्दी बन जाए। मतलब एप्लीकेशन ब्राउज़र को कह रही है, देखो भाई, थोड़ी देर में ये फॉन्ट चाहिए होगा, तुम डाउनलोडिंग शुरू कर दो ताकि तब तक तैयार रहे। एकदम सही एनालॉजी है। बिल्कुल। ये एक प्रीएम्प्टिव एक्शन है, पहले से उठाया गया कदम। ब्राउज़र इंतज़ार नहीं करता कि रिसोर्स की ज़रूरत कब पड़ेगी। जैसे ही प्रीलोड का हिंट मिलता है, वो डाउनलोडिंग शुरू कर देता है। इससे होता क्या है, जब असल में उस रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो या तो पहले से अवेलेबल होता है या फिर डाउनलोडिंग काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी होती है। और नतीजा, लोडिंग टाइम कम। यूज़र को लगता है एप्लीकेशन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, तेज़ चल रही है। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का। तो अब सवाल है कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में सिंटैक्स दिया है प्रीलोड, href, ऑप्शंस। ये तो सीधा लग रहा है। हाँ, इस्तेमाल करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप प्रीलोड फंक्शन कॉल करते हैं और उसे दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है href। ये एक स्ट्रिंग है जिसमें उस रिसोर्स का यूआरएल होता है जिसे प्रीलोड करना है। अच्छा, जैसे किसी फॉन्ट फाइल का यूआरएल हुआ https:/example.com/fonts coolfont.wof2 या स्क्रिप्ट का यूआरएल https:/cdn.example.com/library.js। ये तो सिंपल है। हाँ। और दूसरा आर्गुमेंट ऑप्शंस, हाँ। ये एक ऑब्जेक्ट है। हाँ। इसमें क्या क्या बताना होता है? डॉक्यूमेंटेशन में ये ऑप्शंस वाला पार्ट थोड़ा डिटेल्ड लग रहा था। हाँ, ऑप्शंस एक ऑब्जेक्ट है और यहीं पर आप रिसोर्स के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन ऑप्शंस में सबसे जरूरी, बल्कि कहूँ अनिवार्य, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है एज। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ और ये रिक्वायर्ड क्यों है? एज प्रॉपर्टी ब्राउजर को बताती है कि आप जो रिसोर्स डाउनलोड करवा रहे हैं उसका टाइप क्या है। जैसे क्या वो फॉन्ट है या स्क्रिप्ट या स्टाइल, इमेज या कुछ और। डॉक्यूमेंटेशन में इसकी पूरी लिस्ट है। ऑडियो, डॉक्यूमेंट, एम्बेड, फेच, फॉन्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट, स्क्रिप्ट, स्टाइल, ट्रैक, वीडियो, वर्कर, कई हैं। और ये बताना रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि ब्राउज़र को रिसोर्स को सही ढंग से प्रायोरिटाइज करने और प्रोसेस करने के लिए जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह का कंटेंट डाउनलोड कर रहा है ना? एक फॉन्ट को हैंडल करने का तरीका स्क्रिप्ट से अलग होगा। अच्छा, तो ये ब्राउज़र को कॉन्टेक्स्ट देता है कि भाई ये जो आ रहा है ये फॉन्ट है, इसे वैसे ट्रीट करना। इसके बिना ब्राउज़र शायद कंफ्यूज हो जाए या प्रायोरिटी गलत सेट कर दे। मेक सेंस। और कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? वो लिस्ट तो काफ़ी लंबी थी। हाँ, लिस्ट लंबी है, पर कुछ मेन ऑप्शंस हैं। एज के अलावा एक है इंटेग्रिटी। ये सिक्योरिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसमें आप रिसोर्स का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश देते हैं, जैसे SHA-256 या SHA-384। ब्राउज़र डाउनलोड करने के बाद इस हैश से वेरीफाई करता है कि रिसोर्स में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। हाँ, ये तो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी लगता है। आजकल जिस तरह के वेब थ्रेट्स हैं, CDN या थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। बिल्कुल। फिर एक क्रॉस ओरिजिन ऑप्शन है। ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसी सेट करता है। मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग,
क्रॉस ओरिजिन एक सिक्योरिटी फीचर है जो कंट्रोल करता है कि वेब पेज किसी दूसरे डोमेन से रिसोर्स कैसे रिक्वेस्ट कर सकता है। क्रॉस ओरिजिन ऑप्शन तब जरूरी हो जाता है जब आप एज की वैल्यू फेच सेट करते हों, या फॉन्ट्स प्रीलोड कर रहे हों, या क्रेडेंशियल्स के साथ क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट कर रहे हों। कॉमन वैल्यूज हैं एनोनिमस या यूज क्रेडेंशियल्स। ओके, तो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज जैसे फॉन्ट्स या एपीआईज, इनको प्रीलोड करते समय क्रॉस ओरिजिन का ध्यान रखना होगा। हाँ, इसके अलावा आप फेच प्रायोरिटी ऑप्शन से ब्राउजर को डाउनलोड की प्रायोरिटी का हिंट दे सकते हैं, हाई, लो या ऑटो, जो डिफॉल्ट है। ये तब काम आ सकता है जब आप किसी बहुत क्रिटिकल रिसोर्स को जल्दी लोड करवाना चाहें। अच्छा। इमेजेस के लिए स्पेसिफिक ऑप्शंस भी हैं, इमेज एसआरसी सेट और इमेज साइजेस। ये रिस्पॉन्सिव इमेजेस के साथ काम करते हैं, बिल्कुल आईएमजी टैग के सोर्स सेट और साइजेस एट्रीब्यूट्स की तरह। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे टाइप, रिसोर्स का माइम टाइप बताने के लिए, रेफरर पॉलिसी, रेफरर हेडर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन शायद ये उतने कॉमन यूज केसेस में नहीं आते जितने एज, इंटेग्रिटी या क्रॉस ओरिजिन। ठीक है, तो मतलब कोर ऑप्शंस हुए एचआरएफ और एज, बाकी ऑप्शंस हैं स्पेसिफिक नीड्स के लिए सिक्योरिटी, क्रॉस ओरिजिन, प्रायोरिटी, रिस्पॉन्सिव इमेजेस वगैरह। अब एक और सवाल, जब हम प्रीलोड फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या ये कुछ रिटर्न करता है, जैसे कोई स्टेटस कि हाँ भाई हिंट मिल गया, काम शुरू? नहीं, रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन इस बारे में एकदम क्लियर है। प्रीलोड फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, रिटर्न्स नथिंग। इसका काम सिर्फ ब्राउजर को एक निर्देश या हिंट देना है। ये एक तरह से फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म है। आप फंक्शन कॉल करते हैं और बस ब्राउजर बैकग्राउंड में अपना काम शुरू कर देता है या नहीं भी कर सकता, ये ब्राउजर पर डिपेंड करता है। आपको प्रोग्रामेटिकली ये जानने का कोई सीधा तरीका नहीं मिलता कि प्रीलोडिंग शुरू हुई या कब पूरी होगी। ओके, क्लियर। मतलब हम बस हिंट देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ब्राउजर उसे मानेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कैविएट्स का भी जिक्र था, मतलब कुछ सीमाएं या ध्यान रखने वाली बातें। क्या है वो? डेवलपर्स को किन चीजों से सावधान रहना चाहिए? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली ये कि प्रीलोड कॉल्स आइडम्पोर्टेंट होते हैं। आइडम्पोर्टेंट? हाँ, मतलब अगर आप एक ही रिसोर्स के लिए प्रीलोड को एक से ज्यादा बार कॉल करते हैं तो उनका असर एक सिंगल कॉल जैसा ही होता है, प्रोवाइडेड कि वो कॉल्स इक्विवेलेंट हो। ब्राउजर इतना स्मार्ट है कि वो एक ही रिसोर्स को बार बार डाउनलोड नहीं करेगा। इक्विवेलेंट कॉल्स, इसका क्या मतलब हुआ? दो कॉल्स को इक्विवेलेंट कब माना जाता है? जनरली अगर दो प्रीलोड कॉल्स का href यानी रिसोर्स यूआरएल एक जैसा है तो उन्हें इक्विवेलेंट माना जाता है। ब्राउजर देखता है कि अरे, इस यूआरएल के लिए तो हिंट पहले ही मिल चुका है, तो वो दूसरे हिंट को इग्नोर कर देता है। सिंपल इनफ, यूआरएल सेम तो कॉल इक्विवेलेंट। हाँ, ज्यादातर केसेस में। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर रिसोर्स का टाइप इमेज है तो सिर्फ href का सेम होना काफी नहीं है। इमेज प्रीलोडिंग को इक्विवेलेंट मानने के लिए href, इमेज सोर्स सेट और इमेज साइजेस, इन तीनों ऑप्शंस का सेम होना जरूरी है। ये रिस्पॉन्सिव इमेजेस के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है। अच्छा, तो इमेजेस के केस में मैचिंग ज्यादा स्पेसिफिक है, ये जानना जरूरी था। अब एक और दिलचस्प सवाल, इसे कॉल कहाँ किया जा सकता है? क्या इसे सिर्फ कंपोनेंट के रेंडर मेथड में ही कॉल करना होता है या कहीं और भी? ब्राउजर एनवायरनमेंट में प्रीलोड को कॉल करने में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इसे कंपोनेंट रेंडर करते समय कॉल कर सकते हैं, किसी यूज इफेक्ट हुक के अंदर कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी इवेंट हैंडलर में भी, जैसे किसी बटन के क्लिक होने पर। ब्राउजर इन सभी कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हिंट को प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग SSR या रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स RSC, आजकल ये काफी इस्तेमाल होते हैं। क्या वहां भी इतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी है? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण कैविएट आता है। जब आप SSR या RSC कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे होते हैं तो प्रीलोड का असर तभी होता है जब आप इसे कंपोनेंट रेंडर करते समय कॉल करते हैं, या फिर रेंडरिंग के दौरान शुरू हुए किसी एसिंक्रोनस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कोई एसिंक फंक्शन जिसे रेंडरिंग के दौरान ट्रिगर किया गया हो। और अगर SSRC में कहीं और कॉल किया, मान लीजिए किसी यूटिलिटी फंक्शन में जो रेंडरिंग से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है, तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। इग्नोर क्यों? इसका कारण है कि SSRC में प्रीलोडिंग हिंट्स को उस इनिशियल HTML रिस्पॉन्स का हिस्सा बनना होता है जिसे सर्वर ब्राउजर को भेजता है। सर्वर पर रेंडरिंग एक बार होती है, HTML बनता है। ये हिंट उसी इनिशियल रिस्पॉन्स में शामिल होना चाहिए ताकि ब्राउजर को डॉक्यूमेंट मिलते ही फेचिंग का सिग्नल मिल सके। रेंडरिंग साइकिल के बाहर सर्वर पे किए गए प्रीलोड कॉल्स उस रिस्पॉन्स का हिस्सा नहीं बन पाते, इसलिए वो बेकार हो जाते हैं। ओ, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है, खासकर उन डेवलपर्स के लिए जो Next.js, रीमेक्स या कस्टम SSRC सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं। मतलब उन्हें प्रीलोड कॉल्स को अपनी रेंडरिंग लॉजिक के काफी करीब रखना होगा। एग्जैक्टली।
कॉन्टेक्स्ट इज की हियर। सर्वर एनवायरनमेंट के कंस्ट्रेंट्स ब्राउजर एनवायरनमेंट से अलग हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसे असल में यूज कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में दो मेन यूसेज सिनेरियोज बताए गए हैं। पहला, रेंडरिंग के दौरान प्री लोडिंग। ये कब काम आता है? हाँ, ये शायद सबसे कॉमन सिनेरियो है। अगर आपको पता है कि आपका कंपोनेंट या उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स रेंडर होते ही किसी खास रिसोर्स पर निर्भर करेंगे, जैसे कोई क्रिटिकल स्टाइल शीट या ज़रूरी फॉन्ट या कोई इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट, तो आप कंपोनेंट के रेंडर लॉजिक के अंदर ही प्रीलोड कॉल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कंपोनेंट को एक खास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी चाहिए, तो आप रेंडर लॉजिक में कुछ ऐसा लिख सकते हैं: प्रीलोड https cdn example.com critical-library.js child v as script। इससे क्या होगा? जैसे ही रिएक्ट उस कंपोनेंट को रेंडर करना शुरू करेगा, ब्राउजर को स्क्रिप्ट डाउनलोड करने का हिंट मिल जाएगा, पोटेंशियली रेंडरिंग पूरी होने से पहले ही। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में स्क्रिप्ट्स के लिए प्रीलोड के साथ प्री इनिट और प्रीलोड मॉड्यूल का भी जिक्र था। इनमें क्या फर्क है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कब कौन सा यूज करें। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी लोडिंग स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करता है। देखो, प्रीलोड का काम सिर्फ रिसोर्स को डाउनलोड करके ब्राउजर के कैश में रखना है। ये उसे एग्जीक्यूट या इवैल्यूएट नहीं करता है। ये बस कहता है इसे डाउनलोड कर लो, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सिर्फ डाउनलोडिंग। हाँ, वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि ब्राउजर स्क्रिप्ट को डाउनलोड करने के साथ साथ उसे तुरंत एग्जीक्यूट भी कर दे जैसे ही डाउनलोड पूरा हो, तो आपको प्री इनिट फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्लासिक स्क्रिप्ट्स के लिए है। अच्छा, प्री इनिट माने डाउनलोड प्लस एग्जीक्यूशन। करेक्ट। और तीसरा, प्रीलोड मॉड्यूल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये स्पेसिफिकली ES मॉड्यूल्स यानी ESM को प्रीलोड करने के लिए है। ESM जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल सिस्टम है। प्रीलोड मॉड्यूल ब्राउजर को हिंट देता है कि वो इस मॉड्यूल और उसकी सभी डिपेंडेंसीज को रिकर्सिवली फेच करें और इवैल्यूएट करने की तैयारी करें। तो मतलब डेवलपर्स के पास अब नेटवर्क लेवल पर भी काफी कंट्रोल है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए। ये सिर्फ बैक एंड या रेंडरिंग तक सीमित नहीं रहा। तो चुनाव इस पर निर्भर करेगा कि लक्ष्य क्या है। सिर्फ डाउनलोड, प्रीलोड, डाउनलोड और तुरंत एग्जीक्यूशन, प्री इनिट, या एक ES मॉड्यूल और उसकी डिपेंडेंसीज को तैयार करना, प्रीलोड मॉड्यूल। बिल्कुल सही। आपका यूज केस तय करेगा कि कौन सा फंक्शन सबसे सही है। प्रीलोड सबसे सामान्य और सबसे कम इंट्रूसिव हिंट है। गॉट इट। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, इवेंट हैंडलर में प्रीलोडिंग। ये कब और कैसे यूजफुल हो सकता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कह सकते हैं चालाक टेक्निक है परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। कल्पना कीजिए, आपकी एप्लीकेशन में एक बटन है शो इंटरैक्टिव मैप या स्टार्ट चेकआउट प्रोसेस। जब यूजर इस बटन पर क्लिक करता है तो एक नया रिसोर्स हैवी कंपोनेंट लोड होता है। मान लीजिए कोई मैपिंग लाइब्रेरी या चेकआउट UI, जिसे अपनी CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स चाहिए। हाँ, ये तो कॉमन सिनेरियो है, होता ही है ऐसा। अब आप क्या कर सकते हैं? उस बटन के ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर में कंपोनेंट को रेंडर करने का प्रोसेस शुरू करने से पहले, जैसे स्टेट अपडेट करने से पहले, आप उस कंपोनेंट के जरूरी रिसोर्सेज के लिए प्रीलोड कॉल कर दें, जैसे उसकी CSS फाइल के लिए। डॉक्यूमेंटेशन का एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही था। जावास्क्रिप्ट कॉस्ट हैंड क्लिक इक्वल टू, यूजर ने क्लिक किया, तुरंत रिसोर्स प्रीलोड करो। प्रीलोड map-styles.css with as style, preload map-library.js with as script, preload map-library.js with as style। अब कंपोनेंट रेंडर करने के लिए स्टेट अपडेट करो, preload map-library.js with as set should show map true, preload map-library.js को भी। ओह, तो इसका मतलब यूजर के एक्शन यानी क्लिक और रिसोर्स की असल जरूरत यानी मैप कंपोनेंट का रेंडर होना, इसके बीच जो टाइम गैप है, भले ही वो कुछ मिली सेकेंड्स का ही क्यों ना हो, उसे हम रिसोर्स डाउनलोडिंग शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वाओ! प्रिसाइसली। फायदा ये है कि यूजर के क्लिक करते ही ब्राउजर बैकग्राउंड में CSS और JS डाउनलोड करना शुरू कर देता है। उसी समय जब रिएक्ट कंपोनेंट को रेंडर करने की तैयारी कर रहा होता है, वर्चुअल डॉम डिफिंग, स्टेट अपडेट्स वगैरह। तो जब तक मैप कंपोनेंट रेंडर होकर स्क्रीन पर आता है, हो सकता है कि उसके रिसोर्सेज का काफी हिस्सा या शायद पूरी फाइल्स ही डाउनलोड हो चुकी हों। ये वाकई चालाक तरीका है परसीव्ड लेटेंसी कम करने का। इससे यूजर को लगेगा कि अरे वाह, मैप या चेकआउट प्रोसेस तो लगभग तुरंत लोड हो गया, भले ही बैकग्राउंड में काफी काम हुआ हो। मैं उन सिनेरियोज के बारे में सोच रही हूँ जहां यूजर एक्शन और डेटा डिस्प्ले के बीच थोड़ा गैप होता है, जैसे डेटा फेच होने के बाद UI दिखाना,
वहां ये कमाल कर सकता है। एग्जैक्टली। इट्स अबाउट क्लेवरली यूजिंग द टाइम गैप, चाहे वो यूजर इंटरेक्शन से बना हो या एसिंक्रोनस ऑपरेशन से। इससे नेटवर्क लेटेंसी छुप जाती है। ये परसीव्ड परफॉर्मेंस को काफी हद तक सुधार सकता है। एप्लीकेशन ज्यादा स्मूथ महसूस होती है। अच्छा, सोर्स में एक महत्वपूर्ण नोट था कि रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स जैसे नेक्स्ट.js या रीमिक्स अक्सर रिसोर्स लोडिंग खुद ही हैंडल कर लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि डेवलपर्स को मैन्युअली प्रीलोड यूज करने की जरूरत कम पड़ती है या शायद पड़ती ही नहीं? हाँ, यहाँ एक अहम सवाल उठता है और ये जानना बहुत जरूरी है। कई मॉडर्न रिएक्ट फ्रेमवर्क्स जैसे नेक्स्ट.js, रीमिक्स, गैट्सबी अपने अंदर काफी सोफिस्टिकेटेड, काफी उन्नत रिसोर्स लोडिंग ऑप्टिमाइजेशंस लेकर आते हैं। किस तरह की ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं उनमें? ये फ्रेमवर्क्स अक्सर क्या करते हैं, बिल्ड प्रोसेस के दौरान या राउटिंग के आधार पर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। वो अनुमान लगा लेते हैं कि यूजर जब एक राउट से दूसरे पर नेविगेट करेगा तो उसे कौन से जावास्क्रिप्ट चंक्स, CSS फाइल्स, डेटा या यहाँ तक कि फॉन्ट्स की जरूरत पड़ेगी। फिर वे ऑटोमेटिकली ही इन रिसोर्सेज के लिए लिंक-रेल प्रीलोड या लिंक-रेल प्रीफेच टैग्स HTML में इंजेक्ट कर देते हैं, या फिर अपने इंटरनल क्लाइंट साइड राउटिंग मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड में लोडिंग शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई डेवलपर नेक्स्ट.js जैसा फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा है तो फ्रेमवर्क शायद पर्दे के पीछे बहुत सारा प्रीलोडिंग का काम खुद ही कर रहा है। बिल्कुल संभव है, और अक्सर ऐसा होता ही है। फ्रेमवर्क का लक्ष्य होता है डेवलपर एक्सपीरियंस को आसान बनाना और आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस देना। इसीलिए रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी यही सलाह देता है कि प्रीलोड जैसे लो लेवल APIs को मैनुअली इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने स्पेसिफिक फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन देखें, समझे कि वो रिसोर्स लोडिंग को कैसे हैंडल करता है। तो मैनुअल प्रीलोड की जरूरत कब पड़ सकती है अगर फ्रेमवर्क पहले से ही इतना कुछ कर रहा है? शायद उन स्पेसिफिक केसेस में जहां फ्रेमवर्क की ऑटोमेटिक स्ट्रैटेजी काफी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है फ्रेमवर्क राउट ट्रांजिशंस के लिए एसेट्स प्रीलोड कर रहा हो, लेकिन आपके पास कोई ऐसा बड़ा नॉन क्रिटिकल एसेट हो जैसे कोई वीडियो या हैवी इमेज गैलरी जो किसी खास बटन क्लिक के बाद ही लोड होता है और फ्रेमवर्क उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ना कर पाए। उस स्पेसिफिक इंटरैक्शन के लिए आप इवेंट हैंडलर में मैनुअल प्रीलोड का इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, पहले समझो कि फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, फिर जरूरत पड़ने पर जहां फ्रेमवर्क की पहुंच नहीं है वहां मैनुअल प्रीलोड को एक सर्जिकल टूल की तरह इस्तेमाल करो। अंधाधुंध प्रीलोड कॉल्स लगाना शायद काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है ना? एकदम सही कहा। ओवर ऑप्टिमाइजेशन एक रियल प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरत से ज्यादा प्रीलोड करने से ब्राउजर के रिसोर्सेज पर फालतू बोझ पड़ सकता है, नेटवर्क बैंडविड्थ वेस्ट हो सकता है। इसलिए सोच समझकर और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के आधार पर ही मैनुअल प्रीलोडिंग करनी चाहिए। नो योर टूल्स, नो योर फ्रेमवर्क। तो ये था रिएक्ट के प्रीलोड API पर हमारा विश्लेषण। देखा जाए तो एक छोटा सा फंक्शन है, लेकिन वेब परफॉर्मेंस पर, खासकर कॉम्प्लेक्स और रिसोर्स हेवी एप्लीकेशंस में इसका काफी बड़ा और पॉजिटिव असर हो सकता है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एब्सोल्युटली। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये दिखाता है कि मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कितनी ग्रैन्युलर, मतलब कितनी बारीक लेवल पर जा रही है। डेवलपर्स को अब ऐसे टूल्स मिल रहे हैं जिनसे वे ब्राउजर के रिसोर्स लोडिंग बिहेवियर को बहुत बारीकी से कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ब्राउजर को सही समय पर सही हिंट्स देना यूजर एक्सपीरियंस को मेजरेबल तरीके से सुधार सकता है। ये अब सिर्फ कोड लिखो और चलाओ वाली बात नहीं रही, बल्कि कोड को स्मार्टली लोड करो, एग्जीक्यूट करो और यूजर को बेहतरीन अनुभव दो। इस पर फोकस लगातार बढ़ रहा है। Precisely. Performance is not just a feature, it's the foundation of good user experience. है ना? बिल्कुल। लिसनर के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे वेब एप्लीकेशंस और भी इंटरैक्टिव, डायनामिक, डेटा ड्रिवन और AI पावर्ड होती जा रही हैं, रिसोर्सेज को इस तरह प्रोएक्टिवली मैनेज करना कितना क्रिटिकल हो जाएगा? क्या ये वेब डेवलपमेंट की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाएगी जिसे हर डेवलपर को अपनाना होगा? और क्या भविष्य में हम AI ड्रिवन प्रीलोडिंग देख सकते हैं जहां ब्राउज़र या फ्रेमवर्क खुद ही यूज़र के बिहेवियर पैटर्न्स या अगले पॉसिबल एक्शन को प्रिडिक्ट करके रिसोर्सेज पहले से लोड कर लें बिना डेवलपर के एक्सप्लिसिट हिंट्स दिए? सोचने के लिए काफ़ी कुछ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द डीप डाइव।